अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है सैफ खान एंड वेलकम टू रियल लाइफ लेंस एपिसोड 4 पार्ट 2। जैसे कि अभी हमने आपने लास्ट पार्ट में देखा है, हम लोग वी टॉक्ड अबाउट द होल म्यूज़िक कल्चर एंड म्यूज़िक सीन इन पाकिस्तान विद द धूल द बैंड। धूल बैंड में दानियाल हैं, आई हैव दानियाल एंड मुबीन द ड्रमर विद मी। इनके साथ और भी कुछ मेंबर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। तहावर, उसामा, वलीद एंड साजिद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोई इनमें एडिशन हुए हैं नए या उनमें से? आई थिंक ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट लाइनअप है और पिछले 1 साल से हमारा यही लाइनअप है। और तहावर हमारे साथ गिटार्स प्ले कर रहा है, उसामा भाई भी हमारे साथ गिटार्स प्ले कर रहे हैं पिछले 3 साल से। वलीद बेस प्ले कर रहा है और साजिद अली बबलू भाई ये हमारे साथ ढोलकी बजा रहे हैं। ठीक। इनमें से कोई एग्जिट हुआ? काफ़ी आए होंगे। इनमें से पहले हमारे साथ थे एक हमाद खालिद था। हमाद ने हमारे साथ ऑलमोस्ट 2 इयर्स प्ले किए, है ना। फिर उसके अपनी कुछ और मसरूफियात थी, उसने 1-2 और बैंड्स ज्वाइन कर लिए। हमारे साथ इशू से भी होता है कि हमें वो लोग चाहिए होते हैं क्योंकि हम लोग का गाने भी बन रहे होते हैं, जैम्स हमारे हर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा हो रहे होते हैं। मतलब कमिटमेंट फिर एक की तरफ बहुत ज़्यादा चल रही होती है। फिर वो जब आप 2-3 जगहों पे जाते हो या प्ले कर रहे होते हो, फिर आप शोज़ भी बजा रहे होते हो, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है जैम्स को। बट वी आर स्टिल इन अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद हमाद। और उसके अलावा हमारे साथ एक और था हमज़ा ने इनिशियल स्टेज पे हम कुछ हमारी बनी नहीं आपस में, और वो खुद भी कुछ थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो फिर इसलिए he left. So this is the lineup right now, the 6 members. Yes. और एक और भी थे स्टार्टिंग में दानियाल के साथ, बिल्कुल शुरू में they were 2 members, सईद अली कामरान and आहद तनवीर. Both of them were the initial part of धूल, पेप्सी से भी पहले। कामी ने बल्कि हमारे साथ, कामरान जो बैटल ऑफ बैंड्स में हमारे साथ हो गए थे। फिर उसके बाद उसकी भी अपनी कुछ मसरूफियात थी, he had to work, तो इसलिए फिर he had to leave. Let's just rewind. Let's just start with the start of both of you and the band. How was your childhood? First, I'll ask you and then Mubin. Well, childhood बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई थिंक इंसान की जो लर्निंग स्टेजेस है ना, उनमें बहुत ज़्यादा आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ आपका चाइल्डहुड रहता है। आप बचपन में जो कुछ सीखते हो वो बुढ़ापे तक आपके साथ चलता रहता है। तो मेरे ज़िंदगी में मेरे ख्याल से तसव्वुफ़ एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से मेरे साथ रही, सूफीज़म। और मैंने बड़े अर्ली एजेस में इस पे रिसर्च और इसको ढूंढना शुरू कर दिया था कि ये तसव्वुफ़ की दुनिया क्या है। बहुत इंक्लिनेशन थी आपकी इस तरफ। बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट टूवर्ड्स डिवाइन रियलिटी, खुदा और इन चीज़ों में मुझे बचपन से ही बड़ा इंटरेस्ट था। ये कौन सी एज की बात कर रहे हैं? मैं अगर कहूँ तो 7 साल की उम्र से। नहीं तो इतना बड़ा इतना इसमें टॉपिक है ये। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 7 years old। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद से वो एक होता है कि आपको अब बहुत बचपन में किस तरह का इंसिडेंट देख लो तो वो आपके लिए ना दुनिया को देखना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, बड़े फर्क हो जाता है लॉस के बाद। बिल्कुल। तो वो एक आपको एक चीज़, एक मौत का फिनोमेना आप जल्दी डिस्कवर कर लेते हो, तो वो आप ऑटोमेटिकली खुदा को डिस्कवर कर लेते हो कि यार एट द एंड ऑफ द डे सबने मर जाना है, या बहुत जल्दी छोटी एज में डिस्कवर कर लेते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे तसव्वुफ़ की तरफ और थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ ले आई थी। एक तरीके से अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह के जब इंसिडेंट्स लोगों के साथ होते हैं, आइदर दे टेक द रॉन्ग पाथ, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपनी लाइफ को, या फिर इस तरह की चीज़ अगर हो जाए तो नसीबों की बात है। नसीबों की बात है, सही बात है। खुदा उसको यूँ कहता है कि मैं जिसको हिदायत देना चाहता हूँ, राइटली पुट इट, कि नसीबों की बात है। तो ये तसव्वुफ़ के अंदर फिर सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा, म्यूज़िक ने मुझे हमेशा से बड़ा, क्योंकि 1-2 और जगह पे मेरी बात हुई इंटरव्यूज़ में, तो मैंने एक चीज़ मेंशन की कि मैं अपनी आवाज़ को एक तोहफे की तरह बचपन से देखता था कि खुदा ने मुझे एक तोहफ़ा दिया। और मेरे ख्याल से मेरे पास मेरी आवाज़ वो सबसे बड़ा वेपन था या सबसे बड़ा गिफ्ट था कि मैं 100 लोगों के बीच में गाना गाता था तो वो, या कुछ वो गाता था तो वो लोग एक्चुअली नोटिस करते थे कि यार देयर इज़ समथिंग, कुछ किसी ने कुछ गाया है, ठीक है। कि तो वो एक चीज़ वो तो मैंने उसकी डिस्कवरी में मुझे म्यूज़िक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचपन से ही पैदा तो हो गया हुआ था।
तो मैंने बड़ी अर्ली एज में नुसरत को, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया लोगों ने नुसरत को, मेरे साथ के लोगों ने बहुत लेट जाके सुनना शुरू किया। ऐसे ही होता जब वो टीन्स में आ गए या टीन्स के भी बाद, रोमांस जब होता है ना तब वो नुसरत फतेह अली के गाने सुनते हैं। मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत बचपन में सुनना शुरू किया। आबदा परवीन को मैंने बहुत बचपन में सुनना शुरू किया। जुनून एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। वो तो मेरे ख्याल से हर किसी ने सुना, अलग उसका माइंड। बिल्कुल। म्यूज़िक की तरफ बचपन से मैंने सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक की तरफ चला जाऊँगा एज अ करियर, क्योंकि वो बीइंग इन अ मिलिट्री बैकग्राउंड आपको ये बताया जाता है अपने रैंक लगाने हैं, वर्दी पहननी, रैंक लगानी है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है। बिल्कुल। तो वो कभी ये था ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था, और ना कोई करीब या दूर में किसी का आर्ट्स इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था कि जिसको मैं देख के किसी की लाइफ को करीब से देख के कहूँ कि यार हाँ ठीक है यार ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ऐसा होता है। सिर्फ टीवी के थ्रू आर्टिस्ट को देखा हुआ था, या कहीं बाजार में नजर आ गया तो वो देखो जी आर्टिस्ट नजर आ गया, ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ को कभी, तो वो एक चीज़ ना कभी क्वेश्चन में थी ही नहीं कि आर्टिस्ट बनना है। लेकिन एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली साथ चलती रही वो यही तसव्वुफ की दुनिया जो थी वो साथ चलती रही। तो ऑटोमेटिकली जब ज़िंदगी में म्यूज़िक आया और आप चीज़ें कुछ और प्लान करते हो, खुदा ने कुछ और प्लान किया होता है। तो जब म्यूज़िक आया ज़िंदगी में, जब गिटार थोड़ा बहुत बजाना शुरू किया 4-5 लोगों में, तो वहाँ पे भी मुझे एक डिवीज़न नज़र आई कि एक सबसे पहले अपने अंदर की मैं बात समझाऊँ तो अगर मैं कोई और गाना गा रहा हूँ, जुनून का कोई गाना गा लिया या मैंने कोई आतिफ असलम का गाना गा लिया, तो वो चीज़ मुझे इंटरनली इतना सेटिस्फाई नहीं करती थी, नहीं आता। और लेकिन जब मैं सूफ़ी म्यूज़िक से कुछ गाता था, कुछ निकाल के, तो वो चीज़ मुझे एक तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती थी, और दूसरे नंबर पे क्राउड जो सुन रहा होता था वो भी सूफ़ी म्यूज़िक पे कहता था कि यार ये चीज़ जो है ना आपने जो गाई है ना ये ज़रा दोबारा सुना दें, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो थी, तो वो आहिस्ता फिर जब एक चीज़ समझ आई कि अच्छा ठीक है दिस इज़ समथिंग, म्यूज़िक की तरफ चलना है अगर और सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ आना है, तो वो फिर साइड आपकी स्ट्रांग हो। फिर तसव्वुफ़ के अंदर भी नई रियलिटीज़ डिस्कवर करने का मौका मिला और म्यूज़िक के अंदर भी नई रियलिटीज़ का। तो ये इस तरह से मेरे ख्याल से बचपन से अगर 2 चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा मैंने अपने साथ लेकर चला हूँ, तो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो तसव्वुफ़ ही है, और वही मेरे ख्याल से मुझे म्यूज़िक की तरफ लेके आया और वही मेरा म्यूज़िक का मकसद है। I'll come back to this in a bit. Let's talk about your childhood. म्यूज़िक तो बहुत दूर की चीज़ थी, क्योंकि पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव, लेकिन क्योंकि कोई फैमिली में से कोई ऐसा बंदा नहीं आया था जिसने कहा हो कि मैंने म्यूजिशियन बनना है, तो वो एक स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। और ड्रम्स थे ही नहीं शुरू से। मुझे याद है गन्स रोजेस के उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था, और मेटालिका के कॉन्सर्ट सीडीज़ पे ना लेके आके ना, मैं याद है आई रिमेंबर टीवी लॉन्च में देखा करता जब सब सो जाया करते थे, क्योंकि यू नो चीख चिल्लाड़ा चल रहा है, वो अगले भी कहते थे क्या सुन रहा है, दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ हुआ। आहिस्ता आवाज़ में ना मुझे टीवी के पास बैठ के ना मैं सुनता था। उस वक्त ये स्लैश हो गया गन्स रोजेस का, या यू नो कर्क हैमिट हो गया मेटालिका का, जो गिटारिस्ट थे बहुत फैसिनेट करते थे। मुझे याद है मैंने गिटार एक लिया था अपने कज़न से ही, वो राइट हैंड था, मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्ट पे ना नायलन की स्ट्रिंग्स लगाई थी, लेकिन गिटार मुझसे नहीं बजा। फिर लेटर ऑन मैंने वो जो आके मिला के दूध के डब्बे नहीं होते, उसको पेपर कटर के साथ ना स्टिक्स बना के बजाना शुरू किया। वही बात है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो लेकर देंगे। आ गया, ले ली किट, पहला बैंड आया। आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज प्लेइंग अ शो बैक इन 2007, और एक बैटल ऑफ द बैंड्स हुआ था इस्लामाबाद में नेशनल आर्ट गैलरी में। तो बड़े मशहूर लोग जो थे ना वो जज थे, आई वोंट टेक देयर नेम्स। तो उन्होंने जब हमने गाने का शुरू किया ना, तो उसके मिड में ना उसने हमें रोक के कहा, बड़ा मशहूर ड्रमर है वो भी बाय द वे पाकिस्तान का, तो मुझे कहा कि यार ये ड्रमर बैठे रहे, उसको बजाना नहीं आता और तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोग और प्ले करो। और पता है वो मेरा पहला शो था, एंड माई पेरेंट्स वर सिटिंग क्राउड में, ठीक है। अब 2 चीज़ हो सकती थी, या तो मैं म्यूज़िक छोड़ देता, या मैं उसको यू नो दिल पे लेके मैं किसी और डिलेमा में चला जाता। मैं कहता भाई ख़त्म है, लेकिन मैंने इस चीज़ को चैलेंज भी नहीं लिया। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, एंड उसके बाद आई हैव प्लेड इन न्यूमरस बैंड्स, बड़े बैंड्स में भी। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने अपने A-levels के बाद आई वेंट टू कराची, जिसमें मैंने आहद न्यानी जो स्ट्रिंग्स का ड्रमर है उससे मैं सीखने चला गया था। मैंने अपनी पढ़ाई को पॉज कर दिया था A-levels के बाद, और मैं सीखने वहाँ निकल गया। आई केम बैक, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते गए। फैमिली की रिलेटिव्स की तरफ से डिफरेंट प्रेशर था मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी कि ये क्या कर रहा है।
लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीन था कि जब टीवी पे आना शुरू हुए, रेडियोस पे आना शुरू हुए, गाने आना शुरू हुए, नाम बना, वही सारी फैमिली वाले, मुझे याद है कि हम लोग जब किसी भी गैदरिंग में बैठते थे ना, या कोई अगर पहचान लिया करता था इधर का लोग, तो वो और ही चिपक जाया करते साथ। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था, बिकॉज आपने जब स्ट्रगल और इतनी क्रूशल स्टेजेस पे अगली की हेल्प नहीं की, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प देम। लेकिन उसके बाद व्हेन वी वेंट टू पेप्सी, आई रिमेंबर कि उस वक्त ना मेरा अपना भी बैंड था, ख़त्म हो गया हुआ था, और मैं उस वक्त ढूंढ रहा था कि यार कोई बैंड हमारे पास ऐसा हो जो कि काम करे मेरे साथ, यू नो, पेप्सी में जाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी मेरे लिए स्पेशली जो कि आगे कैरियर को लेके जा सकती थी। उस वक्त मुझे याद है कि पेप्सी ऑडिशन शुरू लगे थे, मैंने दानियाल को कहा था कि यार हम लोग यू नो चलते हैं, लेकिन उस वक्त ये भी किसी जगह पे बिजी था, उसने कहा नहीं, फिर आई फोर्स्ड हिम कि हम चलते हैं, देखते क्या होता है, क्योंकि आई वाज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ धूल, मैं उस वक्त सिर्फ सेशंस पे ड्रम्स प्ले किया करता था धूल के साथ। एंड फिर उसके बाद जब हम गए, एंड यू नो पेप्सी वॉज माई लास्ट स्टॉप। अगर मुझे पेप्सी के बाद मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए थे प्ले करते हुए, इफ़ मैंने पेप्सी ना करता या मुझे वो चीज़ ना मिलती जो कि अल्लाह का शुक्र है मुझे उसके निकलते साथ ही मिल गई थी, आई वुड हैव यू नो लेफ्ट दिस, मैं छोड़ देता, क्योंकि यार मतलब यू नो बस इसलिए हो गई थी क्या, क्योंकि मैंने कैरियर इसको बनाया था, मेरे साथ के जितने भी लोग थे ना वो टाइम पास के लिए कर रहे थे, टाइम पास और दूसरे शुगल के लिए यू नो जाके प्ले करते थे। मेरा माइंड सेट कुछ और था, जैम रूम रखा हुआ है, किट लगाई हुई है, इतनी चीज़ें की हुई है, साउंड प्रूफ किया हुआ है, देयर इज एवरीथिंग ओवर देयर, लेकिन यार कोई सीरियस म्यूजिशियन नहीं मिल रहा था। लेकिन येट अगेन वही लक थी मेरी कि मुझे ये लोग मिल गए, दानियाल मिल गया, और यू नो फिर आई बिलीव कि आई एम ब्लेस्ड कि आई एम प्लेइंग फॉर दिस बैंड, and I am one of the main members and one of the core team members of the running this band. True. अच्छा, इन जो अभी आपने बोली उनमें 3 चीज़ें निकाली हैं, कि वो जब आपको उस मशहूर ड्रमर ने बोला कि यू आर नॉट गुड फॉर इट, दोस्त लेके वो जानता भी है, जो भी है, वो आपने नाम नहीं उसका शेयर, उसको भी नहीं पता कि उसने मुझे कहा है, लेकिन ये एक तरीके से कितनी को वैसे डिसहार्टनिंग और कितनी वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में की थी। ये वही बात है कि जब आप जब थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो ना, अपने से नीचे वाले को मत इस तरह किया करो कि यू नॉट गुड, भाई आप भी यू वर नॉट गुड एज वेल, यू वर खामी का जरूर निकालो उसको, हाँ खामी करो कि यार आपको ये इंप्रूव करने की जरूरत है, एग्जैक्टली, डोंट डिस हिम, बिल्कुल, हाँ डोंट डिस, ये नहीं करना कि यार बिल्कुल फारग हुआ। हाँ, वैसे ही एक बंदा जब एक स्टेप लेता है ना इतना बड़ा, कितने साल आगे से मैं 14 का था उस वक्त, हाँ 14-15 साल के बच्चे को तो वैसे ही, हाँ जब आप उसको इतनी बड़ी बात बोल दो, पेरेंट्स भी बैठे हैं, हाँ नहीं भी बैठे, अकेला है वो, दोस्त यार होंगे तो सही ना, कितना उसके लिए नीचे जाने की कोई चीज है, एग्जैक्टली चला भी जाएगा, काफी लोग ऐसे होंगे जो छोड़ चुके होंगे इस तरह के कमेंट्स की, हाँ बिल्कुल चला गया होगा, और प्रोबब्ली वो बहुत अच्छा भी होगा, और वो चला गया इस वजह से, इस बात को रियलाइज नहीं करते। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस चीज़ की अवेयरनेस भी दुनिया में भी होगी और हमारे मुल्क में भी होगी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये, अब एक आदमी, एक 35 साल का आदमी बैठा हुआ है और वो एक 12 साल के 13 साल के बच्चे को सुन के कहता है ना वो यार तू फारग है, तो ये चीज़ बड़ी मुझे लगता है यार आप शायद उस एज में आप भी फारग थे। वही मैं सही नहीं कहा भाई, आप भी फारग ही थे, हाँ एग्जैक्टली वो फारग था। सारे कौन माँ के पेट से सीख के आता है, कोई भी, नो वन, सर टाइम के साथ सीखते हैं, लेकिन ये कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पुश करना चाहिए, जो भी कोई नया कदम ले रहा है ना, एक बहुत उसके लिए वो सबसे बड़ा कदम है, बहुत ज़्यादा स्टेक्स उसके लिए। हमने भी ना बहुत से बैटल बैंड्स जज किए हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे देयर आर प्लेंटी ऑफ सिंगर्स, सोलो आर्टिस्ट ही होते हैं, बैंड्स तो होते ही नहीं, बैटल ऑफ बैंड्स अलग के नाम दिए होते हैं, लेकिन सोलो आर्टिस्ट हाँ वो हमें बुलाते हैं जी बैटल ऑफ बैंड जज करने, आगे सोलो आर्टिस्ट खड़े होते हैं। लेकिन जब वहाँ से कोई भी एलिमिनेट होते हैं ना, मैं और ये स्पेशली हम पर्सनली उस बंदे के पास भी जाते हैं कि यार मतलब भाई कोई नेशनल लेवल पे नहीं होता, इजी रखो, करो, अगले साल दोबारा आ जाना, हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ही नहीं कहते चलो भाई फारग हो, निकलो, दोबारा ना आना, तो खत्म हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा फिर अब दूसरी बात, आप कहते हो कि आपने ए लेवल्स के बाद आपने कहा कि मैंने करना है, मैं सीखने गया कराची सीखने के लिए स्ट्रिंग्स के ड्रमर से, कितना बड़ा डिसीजन है यार ये, कितना बड़ा गैम्बल किया, काफी बोल्ड डिसीजन, हम लोगों की जनरेशन में काफी कम लोग हैं जिनमें बड़ी हिम्मत की बात है कहने की, कहने में उतना ही आसान लग रहा है करने, और सिटी मूव करना, और फिर घर वाले खानदान, इसके बाद हाँ इसके बाद आपकी ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन, मतलब हाउ डिड यू गैदर सो मच करेज कि इतना बड़ा स्टेप ले लो यार। हुआ इस तरह से था कि मैं बहुत स्टर्बन हो गया था, आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन एंड अ ड्रमर, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया मुझे पहचाने जब मैं सामने जाऊँ, मुझे तो है कि मेरा स्किल लेवल इतना अच्छा हो कि जब मैं बजा रहा हूँ ना,
तो एटलीस्ट खुद सेटिस्फाइड हो। सॉरी टू कट यू, स्टबर्न को मेरे ख्याल से नेगेटिव है, आप परसिस्टेंट थे यार। दोनों चीज़ें था, दोनों कह लो। मैं बस फंस गया था कि नहीं मैंने करना ही है, मैंने कहा मैंने करना ही है। और ये टाइम पे आप प्रो एंड कॉन्स मेरी भी रियलाइज एज भी तो ऐसी थी ना, मैं उस एज के साथ देखूं तो मैं स्टबर्न था उस वक्त था, क्योंकि मुझे था कि मैंने करना है, आई हैव टू डू दिस, मेरा डू एंड डाई सिचुएशन है, मैंने ये चीज़ करनी है। हम क्यों नहीं जा सक रहे थे, हम लोग वही वाली बात आ रही थी यहाँ पे कि लोग क्या कहेंगे, इधर वही बात आ रही थी। और मैं कहता कहने दो जिसने जो कहना। मैं उस वक्त इस माइंड सेट से चल रहा था कि यार क्या हो जाएगा, कह दिया, कल को अगर मैं कहीं चला गया तो फिर इन्होंने नहीं कहना कि भाई ये तो ज़बरदस्त आदमी था। जो किया अच्छा किया, यही करना चाहिए हर किसी को। पहला स्टेप ले लो यार, बस ठीक है जो कहना कर लो, देखा जाएगा। और नहीं हुआ ना ठीक है, मैंने किया था, लिया रिस्क, उसका मैं सुनूंगा बात। वैसे इट वाज टफ, मैं ऑनेस्टली बताऊं, उस वक्त कराची के हालात भी नहीं ठीक थे, और उसका स्टूडियो था वो था डीएचए में, और मैं था 3 तलवार के पास, तो वो बहुत लंबा गैप होता था। तो मुझे आता है मैं अपने एक कज़न की तरफ ही ठहरा हुआ था, मैं जब जा रहा होता था तभी मुझे अम्मी कॉल आती थी, बेटा फ़ोन का ख्याल रखना, बाहर ना निकलना, हालात देखो तुम किधर गए हुए हो। और मैं कहता था भाई कुछ नहीं होगा। और मैं जब उनके पास गया भी था, मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ पे, मैं इवन के उस ड्रमर को भी नहीं जानता था। आई जस्ट मेट हिम एट अ कॉन्सर्ट। 17-18 साल का बच्चा क्या जानता है। आई जस्ट मेट हिम एट अ कॉन्सर्ट। उसने कहा मैं क्लासेस देता हूँ, मैंने कहा मैं कराची आ रहा हूँ। उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी। और मैं 2 महीने बाद मैं चला गया था उसके पास, लेकिन मैं किसी को भी, और पता है किधर था उसका स्टूडियो, अनवर मकसूद के घर। अब मज़े की बात बताऊँ, जब मैं वहाँ अंदर जा रहा था ना, मुझे कहता बात सुनो, किसी ना कोई तुम्हें देखा ना या मिले, हाथ शाथ ना लाने खड़े हो जाना। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं यहाँ। अच्छा बाहर नेम प्लेट लिखी हुई थी मकसूद, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है मकसूद, कौन भाई मकसूद। अंदर गया, वो टेरेस पे खड़े हुए थे। हाँ मैंने कहा यार कोई मुझे कह दे इनसे मिल लो जाके। फिर मुझे जब मैं लास्ट डे था तो बिलाल मकसूद अपनी फैमिली से गाड़ी से बाहर निकला, तो आई जस्ट मेट हिम, सलाम दुआ हुई थी। लेकिन वो बड़ा फिट एक्सपीरियंस था, पता है उनका बहुत बड़ा घर थे 2, एक पूरा का पूरा घर लेफ्ट साइड पे डेडिकेट किया हुआ था टू द जैम रूम, और वहीं पर उनके जैम रूम था, किचन था, स्टूडियो था, टेरेस था, स्नूकर रूम था। मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा था, मतलब मैं वहाँ पे जब गया था मैंने कहा था भाई ये मैंने अच्छा ही किया, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वो लगा था अपने जैसे लोग मिले हुए, बट बहुत दे वर गुड, दे वर प्रीटी गुड मेरे साथ। टोटली कमेंडेबल है कि उस वक्त ये स्टेज पे, इस एज में ये डिसीजन बहुत। अब इसके लास्ट में निकालता हूँ इस बात में से कि अब आप कह रहे हो कि भाई पेप्सी बैलोन सक्सेस वैलिडेशन ठप्पा लग गया। पेप्सी का बताओ क्या सीन था, पेप्सी में व्हेन आई वेंट आई वाज मैरिड एंड आई हैड अ डॉटर हु शी वाज 1 year old। हम पेप्सी में जाते थे सुबह 6 बजे, हमारे फ़ोन्स वो ले लेते थे ताकि वो सेट की तस्वीरें ना हो। रात को 12 बजे वो लोग हमें फ़ोन्स वापस करते थे, जब मैं उठता था तो वो सो रहे होते थे, जब मैं वापस आ रहा था तो वो दोबारा सो गए होते थे। और इट वाज हर 15 मिनट जाके से फ़ोन लेते थे। इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम, मतलब मैं मेक और ब्रेक था यार हर चीज़ का, लाइफ का, सबकी ज़िंदगी। इसकी ज़िंदगी में भी अपने मसले चल रहे थे, ये मुझसे भी छोटा है, इसके अलग मसले चल रहे थे, मेरे अलग मसले। वो जो अल्लाह तवक्कल जो 3 और हमारे साथ लोग आए हुए, तो वो तो उनकी तो पार्टी समर वेकेशंस चल रही उनकी। वो 3 वाहिद बंदे थे जिनको मैंने देखा था बिल्कुल रिलैक्स, घर वालों से क्या करना है, घर वालों करके कॉल। उनके स्टेक्स अलग थे, आप लोगों के स्टेक्स अलग थे। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेइंग विद अस नाउ। अच्छा, नो वन, पेप्सी का लाइनअप रहा ही नहीं हमारे साथ, नो वन। बहरहाल लोग ना स्टोरी को देखते हैं जब सूरज चढ़ जाता है, सूरज चढ़ने का प्रोसेस वाला ना वो तो किसी को नजर ही नहीं आता। बड़ा सख्त है जब वो एक आ गई ना, सारा कुछ ऊपर पहुंच गया, सब मिल गया आपको, वो लोग कहते हैं यार बड़ा का काम किया है, उनको क्या पता स्टोरी क्या है, पीछे स्ट्रगल। अच्छा मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोगों के जैम रूम में लास्ट ईयर 2 years बैक आतिफ असलम का ड्रमर आया था, एल्फ डमेलो, एंड उसने इन लोगों के साथ जैम किया था। ही वाज ऑन ड्रम्स और ये सारे हमारा ही गाना प्ले कर रहे थे। वो लेवल ऑफ अचीवमेंट कुछ और थी, यू नो दैट वाज समथिंग एल्स। इन लोगों ने हम मतलब मैं हट गया था किट से, मैंने कहा यार कि ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये बहुत है। और ये लोग सारे, हमारा पूरा गाना एक है निन नशे विच, वो उसने विदाउट हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम से प्ले किया था इन सब के साथ, गिटारिस्ट दानियाल वोकल्स पे था, हमारे जैम रूम में बजाया था, फ्लॉलेस। और वहाँ मुझे लगा था कि यार आप अगर थोड़ी सी घोट लेते हो ना किसी चीज़ को और आप बर्दाश्त करते हो कि यार हमारा वक्त भी आएगा कभी ना कभी, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि आतिफ का शो था बिल्कुल नेक्स्ट डे F9 पार्क में। फिर व्हेन वी वेंट टू ड्रॉप हिम बैक, वहाँ पे आतिफ का पूरा म्यूजिशियन क्रू
मतलब हम लोगों से बाहर आके वो सारे मिले थे और मुझे याद है कि मैंने उसके गिटार्स को जाते हुए कहा था और यार कल के लिए ऑल द बेस्ट। और मैंने गाड़ी में बैठ के आते मैं इसको क्या कहे वहाँ उस तरह के उस वक्त होते हैं ना रश में होते हैं। हाँ मैंने कहा भाई ये क्या समझ नहीं आती मैंने इसको मैंने कहा मैं इसको ये क्यों कहा वैसे कि योर पॉइंट ऑफ यार ये यार व्हाट एल्स डू यू वांट। ठीक। अच्छा अब हमने ये बात कर ली, फर्स्ट स्टेप्स भी हो गए, यू गाइस टुक योर फर्स्ट स्टेप, आपकी अपनी स्ट्रगल, लेकिन इसकी फिर वही बात वही उसको जितना बोले उतना कम है कि यार बोलना कि यार मैंने ये करना है। डिटर्मिनेशन पढ़ाई को ठीक है, पढ़ाई की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, लेकिन यही मैंने करना है अपनी लिविंग और अपना यही मैंने ज़िंदगी के साथ करना है, वो कितना कोई इम्पोर्टेंट और कितना मुश्किल डिसीजन होता है। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंट कितनी टफ होती है वो। आई थिंक घर वालों को आपको एक पॉइंट घर वालों को भी प्रूव करना पड़ता है। मेरी फैमिली में तो म्यूज़िक की बिल्कुल काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पेशेंस लेवल ही नहीं था म्यूज़िक को बर्दाश्त करने का, क्योंकि कोई प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरी वालदा हैं, उन्होंने शुरू में तो मुझे बड़ा जो है चीज़ों पे जो है ना, सुबह मैं उठता था तो 4 गालियाँ सुनता था मैं कि जी वो ये राती निकल जाता है गिटार लैके तो पता नहीं कंजर बनने लगा। लेकिन वो मेरी वालदा ने जो देखा ना, नहीं ये सिर्फ शोशानी है, ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, ये कुछ ना कुछ करना चाहता है। फिर आई थिंक जिस दिन वो दिन आया कि जब बैटल ऑफ बैंड्स टीवी पे था और मैं टीवी पे था, तो उसके बाद से मेरी वालदा को समझ आ गया, रियलाइज़ कर लिया उन्होंने कि यार ये अपना रास्ता बना रहा है। उसके बाद से मेरी वालदा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मतलब उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने मुझे उसके बाद से जब उन्होंने एक सीरियसनेस देखी, ठीक है, घर वाले मतलब आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ डिमांड नहीं कर रहे होते, घर वाले सिर्फ आपको ये देख रहे होते हैं क्या ये सही रास्ते पर चल रहा है, कहीं ये ना हो कि यार ये 4 साल बाद के हो जी गलती होगी अब मैं जो है ठीक है ना वापस। तो उन्होंने जिस दिन ये रियलाइज़ कर लिया कि नहीं ही नोज़ के यार ये किस तरफ जा रहा है और इसने क्या करना है, तो उसके बाद से मेरी वालदा ने मुझे उल्टा सपोर्ट करना शुरू कर ली। बात उनकी भी बिल्कुल ठीक होती है कि हाँ यार इतनी इफ़ यूर गैम्बल है, सबसे पहले आप आपने अपने ये इस तरह से है कि सबसे पहले आपने अपने घर वालों को प्रूव करना है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो अगर आपके साथ हो गए फिर आप कहते हो भाड़ में, फिर आप दुनिया आपके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा फिर ऐसे ही है। ठीक सही बिल्कुल सही। अभी जब आपने शुरू में बोला कि यार मैं तो व्हाट वाज द वर्ड वो प्रोनाउंस तसव्वुफ, सॉरी, उसको इस तरह कहेंगे जब आप कहते हो कि मैं आते फॉर फलाने के गाने गाता था, वो वाली फील नहीं आती थी। उसको इस तरह नहीं कहेंगे जब आप जिस तरह हमारी टीनेज में कहेंगे किक नहीं मिल रही थी। हाँ किक नहीं मिल रही थी, एक जिसको आप कहते हो ना कि आपकी सोल एक ट्रैक में इन्वॉल्व हो जाती है, एक सिंगिंग में आपकी सोल इन्वॉल्व होती है, एक में आप सिर्फ गुनगुना एक मसल मेमोरी की तरह चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक में आपकी सोल इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेरे केस में वो मेरी सोल जो है वो इन्वॉल्व ही तब होती थी जब मैं कुछ ऐसा गाता था जो कहीं ना कहीं खुदा की तरफ लेके जा रहा है, या जो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी बात कर रहा है जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। वो रूहानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अकल शऊर की, जो इंसान जो है ना आज के दौर में पीछे छोड़ चुका है। हम एक नफ्सा नफ्सी के एक रेस के दौड़ में, वो म्यूज़िक हो, वो कोई आम प्रोफेशन हो, आपकी ज़िंदगी में सब एक रेस चल रही है। एक हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में एक टाइम चाहिए जब वो रुक के सोचे कि अच्छा ठीक है भाई दुनिया किस चीज़ के पीछे भाग रही है, एक ठहराओ, एक कामनेस, वो चीज़ जो है ना वो सूफी म्यूज़िक उसको एडवोकेट करता है सबसे ज़्यादा। म्यूजिक एक जॉनरा नहीं, एक सोच है। सूफी बेसिकली तसव्वुफ, सूफीज़म ये एक सोच है। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी ये इसका रिलीजन से क्या लेना देना है। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन खुदा से। आपको बेसिकली शेर व शायरी के थ्रू समझाना कि इंसान की रियलिटी क्या है। अब हम एक गाना करते हैं आलम लोहार साहब का कभी कभी लाइव, अभी हमने आरिफ लोहार के सामने जुगनी प्ले किया उसके बच्चों के भी सामने, और लास्ट मंथ, और बड़ी अचीवमेंट थी। तो मतलब उनके वालिद का गाना उनके सामने प्ले करना ये बहुत बड़ी जो है। एंड वी रिमेंबर कि उनके बच्चे जो थे ना बाहर ही खड़े हुए हमारे गाने पे ना, छोटे छोटे थे, हेड बैंग गए थे। वो वापस गया जब स्टेज से उतरे तो किसी ने मुझसे पूछा, उसने कहा है कि कौन थे लड़के, तो उसके बच्चे हमारी तरफ इशारा कर रहे थे। I've heard उनके बेटे का बहुत छोटा है मेरे ख्याल से, आवाज़ उसकी भी
हाँ बिल्कुल फैमिली में है वही है। बिल्कुल। तो उसके अंदर एक लाइन जैसे आती है कि की बुनियाद है बंदिया तेरी, बुनियाद है तेरी मिट्टी। अब ये बड़ी बेसिक चीज़ है, हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है कि मेरी बुनियाद मिट्टी है, लेकिन हम दुनिया में भूल चुके हुए हैं, ठीक है। और की बुनियाद है बंदिया तेरी, तू फानी मैं फानी, के यार मैंने भी मर जाना है, तूने भी मर जाना है। ये बड़ी छोटी 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 बातें होती हैं सूफी म्यूजिक के अंदर, जो इंसान पसे पुश्त डाल के चल रहा होता है, आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, ठीक है। शायद आप जब अकेले बैठते हो तो सोच लेते हो, किसी के इंतकाल देखते हो तो आप कहते हो कि यार हाँ एक दिन मैंने भी मर जाना है, लेकिन वो आप डे टू डे रूटीन में ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। और वो चीज़ आपको जिसको कहती हो ना, आप जब इन चीज़ों से आप अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हो ना, तो आप जिसको कहते हो ना ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें फिर मेरे ख्याल से वहाँ से जन्म लेती। तो ये तसव्वुफ की सोच जो है ना, ये वैसी एंटी डिप्रेशन है, ठीक है। सबसे मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट जो है वो तसव्वुफ ही है कि एक अपने खुदा के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट रिश्ता बनाना, कि इस चीज़ पे यकीन रखना कि यार खुदा मुझे देख रहा है और वो मुझे सुन रहा है और वो मुझे जान रहा है और वो मुझे शहरक से भी ज़्यादा करीब से जानता है। इस चीज़ को, एक चीज़ है इस पे ईमान लाना, और एक चीज़ है इस पे जिसको आप कह रहे हो, इस चीज़ को फील करना, तवक्कुल करना, बिल्कुल इस पे यकीन करना, जिसको कामिल यकीन करना कि यार कोई नहीं है तो खुदा है, ठीक है। ये चीज़ जो है इसको करना जो है, ये चीज़, और मेरे ख्याल से इस म्यूज़िक के अंदर मुझे सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ही इसलिए मिलती थी कि उसका मकसद इतना बड़ा है। Just believing in the eternal force, वो है, एग्जिस्ट करती है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे अच्छा है बुरा है, कोई है वो आपके सर पे बैठा हुआ है हर वक्त। मेरा एक क्वेश्चन पूछने से पहले ही वैसे आपने आंसर कर दिया, वाई सूफी, तो यही आंसर उसका कि आप कनेक्शन डाले, यू डोंट हैव टू बी रिलीजियस टू बी फॉलोइंग के अंदर मीनिंग। आई थिंक वो जो रिलीजियस होना और वो इंसान का अपना रास्ता है, हर इंसान, वो इंसान का अपने रब से मामला है। सेकेंडली सूफी म्यूजिक मीनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब सब गानों में होता है, लेकिन सूफी की कनेक्शन बड़ी डिफरेंट है। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह का म्यूज़िक नहीं प्ले किया था, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट प्रॉपरली, वही दाने वाली बात स्टार्टिंग में की थी कि मैं मतलब जब पूछता हूँ तो यार वो एक अजीब सी कैफियत में आप जाते हो, जब आपको पता हो कि आप ये पढ़ क्या रहे आगे खड़ा होकर और किसके बारे में क्या चीज़ पढ़ी जा रही है, वो आपको नॉर्मल म्यूज़िक से नहीं मिलता। और आप जब वो स्टेज पे लाइव बजा रहे होते हो ना, अगर आपको मतलब समझ आ जाए, वो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स आप बेटर तरीके से उस चीज़ को प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता होता है क्या जिक्र चल रहा है, किसके बारे में चल रहा है। ये एमी कि वो बातें नहीं चल रही कि वो छोड़ के तो वो आ गया तो उसने फिर ये कहा, ये वो चीज़ें नहीं है। दुनिया के गाने तो वही है ना, एग्जैक्टली। वो उस तरह का म्यूजिक बहुत ज़्यादा बन रहा है, सूफी म्यूजिक भी बहुत अच्छी बात है, वही बनना चाहिए। आई थिंक हम लोगों का जो एक स्टाइल है वो थोड़ा सा एक हम अपनी यूनिकनेस लेके डालते हैं अपने गाने के अंदर। फिलहाल तो पाकिस्तान में सूफी रॉक म्यूज़िक को जुनून, असरार और ये अरीब अजहर साहब लेके चल रहे थे। फिलहाल अभी एक नई जनरेशन आप लोगों के रूप में आई है, जो एक अच्छी चीज़ है। बट जिस तरह भी आप मुबीन कह रहे थे कि उन लफ्ज़ों को, उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना, इससे आप लोगों के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। देन यू हैव टू अक्रॉस दैट मीनिंग एंड दोज वर्ड्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज वर्ड्स टू द ऑडियंस फॉर व्हिच यू आर प्लेइंग। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही होती है, बी दैट वेदर इट्स ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चैनल और ऑन अ लाइव कॉन्सर्ट। बेसिकली एक जो लिरिकल कंटेंट है ना आपका, उसके साथ आपने म्यूजिक ऐसा बनाना है कि जब आप वो प्ले कर रहे हो तो वो एक ऑरा क्रिएट, वो एक समा बांधे, म्यूजिक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे और लफ्ज़ वो ऑटोमेटिकली उनके कानों और दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्स। और दूसरा मेरे ख्याल से सूफी म्यूज़िक का मकसद अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा मकसद, अगर वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे मकसद हैं, सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कभी ना कभी लिख दिए गए। क्यों लोग 800-800 साल पुराने गाने गा रहे हैं, ठीक है, और अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, उसकी वजह यह है कि कुछ कलाम उसके अंदर वो बातें हैं जो मेरे ख्याल से हर ज़माने के लिए, और हम उसको आगे लेके जाएंगे। कल को कोई और हमसे सुनेगा, वो कोई और वो शायद कहेगा यार इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं बेहतर कर लूँगा, और शायद वो बेहतर कर ले। ठीक, उस ज़माने के हिसाब से क्या पता वो बेहतर हो, लफ्ज़ तो सेम ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा। तो ये मकसद है सबसे बड़ा। ठीक। अच्छा, अब लेट्स कम टू द पार्ट व्हेन धूल वाज फॉर्म्ड। व्हाई धूल? धूल क्यों, ये नाम क्यों रखा? हम दो लोगों ने धूल बनाया था शुरू में। मैं होता था और एक मेरे साथ एक लड़का था, एक्यूस्टिक प्ले करता, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आहद नाम था उसका।
हम लोगों ने धूल बनाया था। धूल मैंने नाम इसलिए रखा था कि एक इंसान की एक बड़ा बेसिक सा मीनिंग, वैसे इसके बड़े 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 फिलोसॉफिकल मीनिंग्स भी हैं, बड़ा बेसिक सा मीनिंग है, एक आम आदमी को समझ आ जाए तो हमारी एग्जिस्टेंस का सब्सटेंस है धूल, कि हम मिट्टी से हमारी क्रिएशन हुई है, तो धूल एक हमारी एग्जिस्टेंस सबसे बेसिक इसका ये। और सबसे पहला पॉइंट धूल का ये था टू डिटर्मिन के करना क्या, ठीक है। और शुरू में जाके हमने बजाना शुरू किया ओपन माइक नाइट्स पे, जहाँ पे बस आपको एक कुर्सी, एक माइक और एक गिटार के आगे, मुझे याद माइक लगा देते थे, कभी ये छोटा कॉलर माइक होता है ना, वही लगा देते थे कि वो आवाज़ पकड़ ले, इतना सा आपको जैसे सेटअप मिल जाता था, ठीक है। वहाँ से शुरू हुआ। करना क्या है, थोड़ा एलैबोरेट कर। डिटरमिन के यार बेसिकली इस वक्त लोग डिफरेंट किस्म का म्यूजिक कर रहे हैं, एक जॉनरा वाइज कुछ लोग EDM कर रहे हैं, कुछ लोग रॉक म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ लोग पॉप म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ लोग पॉप रॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त सबसे पहले ये चीज़ थी कि यार करना क्या है म्यूजिक के अंदर, आइडेंटिफिकेशन। बड़े म्यूजिशियंस को सुना, कुछ को हमने बड़े बड़े नाम जो हमें इंटरनेट पे भी बड़े नाम नजर आते थे वो एक एक्यूस्टिक के साथ सुने, फिर कुछ बड़े बड़े स्टेजेस देखे, अली हुस्मत जैसे लोगों को प्ले करता सुना। मैं जब कॉन्सर्ट पे जाता था तो मैं कभी ये सुनने नहीं जाता था कि वो क्या माहौल चल रहा है, ये मैं सुनने जाता था कि यार ये स्टेज की दुनिया क्या है, ये जो इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे संभाल रहे हैं इस चीज़ को। मैंने जब भी, क्योंकि बचपन में मैंने कॉन्सर्ट सुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सुने, मैंने कॉन्सर्ट ज़्यादा सुनने शुरू किए इस स्टेज में जब मैंने खुद म्यूज़िक करना शुरू किया। हमारी स्टेज पे तो हालात भी ख़राब थे ना। हाँ, बहुत रेयरली कॉन्सर्ट्स होते हैं। और सबसे पहले जाके ये आइडेंटिफाई करना कि अच्छा स्टेज की दुनिया क्या होती है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। अच्छा, वेरी सरप्राइजिंग कि यू हैड आइडेंटिफाइड कि भाई होमवर्क कर रहे थे बेसिकली ऐसा ही है मेरे पर्सपेक्टिव से। अगर मैं तो एंटरटेन होने के लिए, हाँ बिल्कुल, मैंने ये चीज़ थोड़ी सी सबसे पहले ये किया कि कॉन्सर्ट के अंदर मैं जाता था तो मैं सबसे पहले ये सुनता था कि अच्छा ये हो क्या है, जो स्टेज के ऊपर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से मैंने सुना, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिर आया जी अच्छा जी अब एक बेस प्लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, एक और गिटारिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिर एक और गिटारिस्ट आया, फिर आया अच्छा जी एक बेस प्लेयर होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से करते करते कुछ बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट्स 4-5 ऐड हो गए। तो मैं इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को कि ये चीज़ को, ये जो दानियाला भी कह रहे हैं, इसको ज़रूर गौर से सुने। और इस चीज़ को आप अगर ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बी दैट एनीथिंग, विद म्यूज़िक, एक्टिंग और कुछ भी, होमवर्क करना शुरू करें। हर वक्त आपके दिमाग पे सवार रहे, आप उसको लाइटली ना लें। आप अगर कोई उससे रिलेटेड कोई चीज़ को देख रहे हैं या उस एक्टिविटी में आते हैं या उस इन्वायरमेंट में आते हैं, उसको फिर होमवर्क के तौर पे लेंगे, यार ये कल को मैंने किस में करनी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो बस फिर इस तरह से बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐड हुए। फिर एक टाइम आया जब रियलाइज़ किया कि अच्छा यार वो चीज़ बन नहीं रही। हम मैंने 5 बंदे तो खड़े कर दिए हैं स्टेज पे, ठीक है, और मैंने क्राउड को भी चार्ज कर दिया, लेकिन वो एक चीज़ म्यूजिकली और वोकली वो चीज़ फील नहीं हो रही, वो किक वाली बात है, वो किक आ नहीं रही। फिर फाइनली फिर मुबीन भाई का और हम लोगों ने एक रैंडम जैम किया एक शो के लिए, जो हुआ भी नहीं। वो मैं कहने लगा था, वो शो ही नहीं हुआ। शो ही नहीं हुआ, पूछ थक गया था भाई, शो नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने म्यूजिक में मैं थोड़ा ऑफ रहा था म्यूजिक से, ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि अचानक दोबारा से एकदम से दोबारा हम लोगों ने शोज ढूंढना शुरू किए, शोज प्ले करना शुरू किए पेप्सी से पहले। और फिर वो पॉइंट आया कि जब मैंने बेसिकली ये रियलाइज़ किया कि जो साथ के मेंबर्स हैं वो क्या इस चीज़ को उस तरह से पैशनेटली देख रहे हैं कि जितना होमवर्क मैं कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ सीरियसनेस से आप वो। हाँ, तो वो मैंने एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ किया कि यार हर आदमी की ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं अपनी अपनी, ठीक है, और उसके अंदर वो डिफरेंट है, उनके अंदर म्यूजिक 3rd या 4th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। हर किसी का जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिस फील्ड इज नॉट फॉर एवरीवन। ऑल्दो एक ब्लो था कि मतलब उनको गाने सारे आते थे, अगले को उसको तो वैसे भी नए थे, क्या सिखाएंगे अगले को जो नया आ रहा है, कौन सिखाएगा? एक नए गिटारिस्ट को ट्रेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है। हाँ, तो फिर ये हुआ कि मैंने और मुबीन भाई ने फिर उसके बाद ये पेप्सी पे सबसे पहले हम लोगों ने जो पहली एफर्ट पुट की वो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स पे की। 5 मेंबर्स लेकर के फिर ग्रेजुअली वो सफ़र चलता रहा। और आई थिंक मैंने और मुबीन भाई ने, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ हम दोनों के अंदर जो थी, वो जिस पे हम मुत्तफिक थे, वो ये थे कि यार हम लोगों का पैशन जो था वो एक लेवल पे जाके खड़ा हुआ था कि यार ठीक है हमारा मकसद ही है,
ठीक है, जितना मैं इसमें एफर्ट पुट करने को तैयार था उतनी मुबीन भाई करने को तैयार था। और उसके बाद से मेरे ख्याल से धूल का राइज शुरू वो, और मेरे ख्याल से हर चीज़ का टाइम होता है। उससे पहले शायद अगर फेम आ जाती तो हम ना संभाल पाते, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर आती तो शायद हम डिसार्ट हो चुके होते। हाँ, तो टाइम निकल गया होता। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वो राइट टाइम पे राइट चीज़ आ गई। बिल्कुल ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर होता है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर क्रिएटिव प्रोसेस। अभी हम लोग इसको जल्दी जल्दी आप लोग बताना एक एक गाने को। नुक्ता जो पेप्सी पे आप लोगों ने प्ले किया, क्या उसका था? नुक्ता बेसिकली सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना कि यार पोइट्री क्या होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें वो ऐड कर दूँ, उस गाने में उसकी आहिस्ता 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 उसकी पेस पड़ती है। बेसिकली तो सूफी म्यूज़िक नेचुरली अगर आप सूफी म्यूज़िक 6-7 मिनट के गाने, हमारे गिटारिस्ट ना साहब भाई आज हमारे साथ, वो बड़े जब भी गाना बनता है, सूफी गाने लंबे होते हैं, हाँ, सो काट दो। 6-7 मिनट के 8 मिनट के बनेंगे। सामा भाई का पहला कंसर्न हमेशा यही होता है, 3 मिनट से ऊपर क्यों जा रहा है? बहुत लंबा नहीं है, इसको 2 मिनट। कौन बजाएगा, कौन सुनेगा हमें इतनी देर बैठ के? कैसे हो सकता है गाना इतना लंबा? और असामा भाई को मैं, और मुझे याद है मैं मुबीन भाई हमेशा ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि मुबीन भाई तो नहीं समझाते असामा भाई को बोल लेना। मैं और वलीद जो है ना, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई ये पूरा ही नहीं होगा 2 मिनट में 3 मिनट में, क्योंकि वो लिरिकली जो बातें कर रहा है, पोइट्री उसकी जो कुछ कहना चाह रही है वो इतने, वो तो कन्वर्सेशन चल रही है, वो तो पूरी करेंगे कन्वर्सेशन तो गाना खत्म होगा। तो सूफी म्यूजिक में जनरली नॉर्मली बहुत, वैसे तो डिफरेंट काइंड का है, लेकिन ऐसा ही होता है कि गाना जो है वो आहिस्ता 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 शुरू बिल्डअप होता है और वो एक टाइम पे जाके अपनी पीक पे जाता है, एकदम से बैंग नहीं दे सकते इसमें। ठीक है। और सूफी म्यूज़िक में एक और चीज़ में, जो लोग म्यूज़िक से इंटरेस्ट रखते हैं या सूफी म्यूज़िक से, सूफी म्यूज़िक में एक सर्टेन पॉइंट पे आपके लिए ट्रीट रखी होती है, लेकिन आपको वो पेशेंस चाहिए होता है कि यार वो हो ट्रीट सकता तक जाने है के वो हाँ वो 8 मिनट का गाना तो हो सकता है 6 मिनट पे आपके लिए ट्रीट रखी, या हो 7.5 मिनट पे आ रहा हूँ, 7.5 मिनट पे 30 सेकंड की, वो आपको पेशेंस इतना चाहिए कि आपने उस जगह, लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ उस ट्रीट तक पहुंच गए ना तो वो गाना आपकी जिंदगी बना। अच्छा, वैसे हम चाहते कोई और गाना थे चलना पेप्सी पे, हमने 2 गाने किए थे, निंद शेविच, हम चाहते निंद शेविच है, हमें पता था ये जैम्स ही नहीं हुए थे यार, ऐसे उठ के चले गए थे, हमें था यार नुक्ता ना है ना है ना है, लेकिन यार ऐसी बूम मिली थी नुक्ते के बाद कि आप एक मिनट यूट्यूब पे भी जाओ ना तो नीचे एक पूरी कैंपेन चल गई थी, ब्रिंग धूल बैक, यू नो वाइल्ड कार्ड इंडस्ट्री की, तो बहुत ज़्यादा चली थी वो, और हम नुक्ता नहीं चाहते निकले, मेरा दानी ये कहते थे यार अल्लाह ना करे नुक्ता निकले, बहुत मसले थे उसमें, अल्लाह ने वही लिखा था और उसी से उससे नहीं हमारी गेम चढ़े। हाँ यस एग्जैक्टली। तो ये इसका प्रोसेस इस तरह से था कि ये बिल्कुल एक्यूस्टिक पे जाम हुआ था, करते करते हमने बनाया और बस ले गए। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि यार यही इतने मिनट गाना करोगे, अब हमने बहुत से फार्मूलास बना दी, में उस वक्त कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन ओवरऑल कोई फार्मूला नहीं है कि क्या चीज हिट हो सके क्या चीज हिट नहीं हो सकती। नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। एक चीज आप जो लोग म्यूजिक, ये मैं उन लोगों को कहूंगा जो म्यूजिक इंडस्ट्री में इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि हमें बातें ऐसी बताने वाला कोई नहीं था कि आपने ये सोच के गाना नहीं बनाना कि यार ये हिट हो गया तो मैं म्यूजिक करता रहूंगा, या फ्लॉप हो गया तो बच, ये गाने के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा गाना आपका, मतलब मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि यार आपके, हमें नहीं पता था नुक्ता कितने लोग सुनेंगे, ठीक है, और शायद आतिफ असलम को नहीं पता था आदत कितने लोग सुनेंगे, सही बात, ठीक है, और शायद उसने ये सोच के नहीं बनाया था कि मैं हिट हो जाऊँ। आप गाना उस नीयत से बनाओ कि यार मैंने एक म्यूजिशियन बनना है और मैंने इसके अंदर ये चीज़ एडवोकेट करनी। ठीक। अच्छा, आप लोगों का एक गाना आया था समर 2020 में, मन कुंतुम मौला, ये गाना या ये कलाम पहले भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने गाया हुआ है, आप लोग व्हाई डिड यू गाइस फेल्ट द नीड कि आप लोगों का अपना वर्जन होना चाहिए? मन कुंतुम मौला के मामले में एक चीज़ बड़ी बेसिक सी, मैं इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट के मन कुंतुम मौला एक ऐसा कलाम है कि ये होता रहेगा, हमारे बाद भी होता रहेगा, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री और मैं उसमें जाना नहीं चाहता, आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी। आगे चलते हैं, बिगर देन द आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स बिगर देन द आर्ट, ठीक है, और इसके अंदर बहुत क्रिटिकल मामला आते हैं और आई थिंक वो इस प्लेटफॉर्म के लिए नेसेसरी भी नहीं है, और आई थिंक मैं उस चीज़ के लिए बोलने छोटे टाइम में नहीं कर सकते उसको, और मैं मेरे ख्याल से मैं वो चीज़ एडवोकेट करने के लिए मेरा उसके लिए प्रॉपर एक अलग से सेशन चाहिए, ठीक हाँ, क्योंकि उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे तभी नैरेटिव समझ आएगा, मतलब अगला कहेगा पता चला कुछ नहीं। बेसिकली ये इमाम अली पे कलाम है और उसके पीछे एक अपनी हिस्ट्री है। अमीर खुसरो एक कवाली के बानी है, जिन्होंने ये इसको कॉल के नाम से भी कहा जाता है, कॉल इसका ऑफिशियल
ऑफिशियल नेम इसका कॉल है। और हमने ये प्लान किया था प्री कोविड कि हम ये कलाम इस तरह से करेंगे कि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी सदर में, तो हमने ये किया कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लाइव एक एम्बियंस बनाएंगे एक्यूस्टिक्स के साथ और तबला डाल के वोकल्स के साथ हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद हम इसको स्नैप सिटी के साथ हम इसमें कामिल एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमारे साथ कांटेक्ट में था, लेकिन वो इसी के दौरान कोविड आ गया। कोविड आया तो फिर हमें ये गाना रिकॉर्ड करना पड़ा। हमने फिर डिसाइड किया, क्योंकि वो हम कोविड जब आया सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो हमने ये वो टाइम बड़ा डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा क्रिटिकल था कि हमने 1 साल क्या करना है। तो फिर यही था कि यार जो प्लान जहन में रखे हुए हैं उनको आपने घरों से रिकॉर्ड करना है, घरों में शूट करना है और घरों से रिलीज़ करना है। अच्छा। तो आई थिंक कोविड का सब्जेक्ट अल्लाह करेगा ये चीज़ें कोविड पीछे रह जाए, तो कोविड के चैप्टर के अंदर सबसे पहली रिलीज़ हमारी जो क्रूशल मेजर रिलीज़ है वो मन कुन तो मौला है। ठीक है। और उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये थी कि जो चीज़ हमने सोचा हुआ था कि यार हम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको एक एम्बियंस देंगे और एक प्रोजेक्ट की तरह निकालेंगे, उस चीज़ को हमने घरों से रिकॉर्ड किया। और वही चीज़ जो हमने आउटडोर करनी थी वो हमने इंडोर कर खुद ही वीडियो बना के खुद ही एडिटिंग की थी। हर कोई अलग-अलग अपने घर में था। हाँ। नहीं, हमने इंडिविजुअली ना सबको अपने घर बुलाया था, एक एक करके, वन बाय वन। तो उस टाइम पे एक्सट्रीम का लॉकडाउन चल रहा था बहुत ज़्यादा। और वीडियो भी हमने कोविड के टाइम पे अब ये होता था कि हमें पता था यार ना कोई वीडियोग्राफर अब हम हायर कर सकते हैं, तो खुद ही हमने कैमराज रख के और हमने और ये एक और सेकेंडली सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि कलंदर हमारा गाना आया, कलंदर के बाद हमारा अगले गाने मन अटकिया जो उसके बाद आया, ये सारे बड़े हैवी किस्म के गाने थे। मन कुन तो मौला वो गाना था जो बड़ी सोलफुल और बड़ी इजी बड़ी गोइंग था, जिसको आप कह लो कि बड़ी मेलो सी फील के अंदर एक गाना पहले भी सुन चुके हैं। हाँ, लेकिन हमारे वर्जन मतलब हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, धूल की प्लेलिस्ट के अंदर सबसे जो आपको एक इजी मेलो सा गाना नजर आएगा वो मन कुन तो मौला नजर आएगा। और अभी दूसरा जो एक और आ रहा है अभी, और फिर रमज़ान भी था, तो हम एक ऐसी चीज़ निकालना चाहते थे कि यार जो आवाम सुने भी और हाँ और आराम से और आई थिंक रमज़ान वो ऑटोमेटिकली रमज़ान आ गया तो टाइमिंग कुछ ऐसी होगी, फील आ गई। ठीक है, ठीक। रमज़ान के बीच में अब और मन कुन तो मौला के बाद अभी हमने रिसेंटली एक और रिलीज़ की है, पीर महर अली शाह का कलाम अज सिख मित्रां दी बधेरी है इस रमज़ान में। ठीक है, बाय द टाइम ये रिलीज होएगा तो वो आ चुका है इंशाल्लाह। तो ये भी उसी ही फील में है। हाँ बिल्कुल। इनमें बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का, वो इमाम अली का जिक्र था, इसमें नबी का जिक्र है, तो ये बहुत बड़े, तो ये कलाम करते हुए हम लोगों को काफ़ी मुहतात भी होना पड़ता है कि यार ये म्यूजिकली भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा। और फिर भी वैसे ही आप इतने बड़े बड़े लोगों की अगर तारीफ़ कर रहे हो, इनकी शान बयान कर रहे हो, तो आपको इंटरनल भी एक वो होता है कि यार आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ कलाम जो आजकल अभी रिसेंटली जो बिल्कुल होपफुली अच्छा मैसेज जाएगा, लोग फील करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस फील करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। और ऊपर से हालात और उस सर्कमस्टेंसेस इस तरह बन के कि आप लोग जो चाह रहे थे शायद वो उस तरह ना प्रोड्यूस कर सकते जो इन हालात में वो हाँ ये ना होता तो हम ना कर रहे होते। तो अच्छा जो होता है फिर अल्लाह उसके रास्ते बना देता है, उसकी एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर देता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर अभी इस साल के शुरू में आप लोगों ने मैनेट किया, आपका बेपरवाह आया, उसका थोड़ा सा उसको टच करें। मन अटकिया हम लोगों ने ना वो भी इसी तरह से करना था, अकूस्टिक उसी जगह पे। हाँ ये हमने दोनों इकट्ठे करने थे। हाँ लेकिन वो मौला भी और मन अटकिया ये, लेकिन वो कोविड आ गया, शुरू हो गया इस तरह का सिनेरियो। फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया, जब रिकॉर्ड किया उसमें भी कोविड पीक पे चल रहा था। हमें याद है कि हम लोग एवरी सैटरडे संडे 2 वीक्स के लिए हम लोग सुबह फजर से पहले शूट होता था हमारा, 9 बजे से पहले थे जब तक सूरज फ्रंट बिल्कुल सनराइज पे हमारे पहला शॉट होना चाहिए। और उस वक्त बड़ी मुश्किल से हम खुद सारी से रात नहीं सोए होते थे, एक दिन शूट कर लिया, एक दिन फिर सुबह 4 बजे उठना होता था। वो पूरी आपकी जो थी ना हमारी टाइमलाइन उल्टी चल रही थी उस वक्त, बट फन डेज, मज़ा आया था। और जो मन अटकिया रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हमने एकदम से रिलीज़ नहीं किया, हमने इसकी प्री हाइप बनाई। प्री हाइप के बाद हमने इसका इवेंट लॉन्च अक्स में किया। हम लोगों ने इस्लामाबाद के आई गेस मोर देन 20 ब्लॉगर्स को हमने प्रॉपर एक अपने बॉक्सेस बना के मन अटकिया की बीच में हमने शर्ट जिसके ऊपर हमारे लिरिक्स लिखे हुए थे, हमारा लोगो था। उसके बाद हमने मग्स, हमारे बैजेस और अजरक हमने साथ गिफ्ट की थी। और हम लोग साथ रेड बुल स्पॉन्सर्स में था, लीवाइस वाज विद अस इन दैट सॉन्ग।
स्नैप सिटी था, हमने लिवाइस के हमने वार्डरोब था हमारा उस वीडियो के अंदर, और रीआर्ट्स हमारे साथ, रीआर्ट्स था जो रिकॉर्ड लेवल कंपनी में वो थी। उसके बाद आपके ऑल द मेन स्ट्रीम मीडिया फ्रॉम एक्सप्रेस टू नेम एनीवन वो सारे वहाँ पर थे। फुल हाउस वीडियो पहले हमारी चली है प्रोजेक्टर के ऊपर, फिर हमने अपने पूरा प्लेलिस्ट प्ले किए 10 सॉन्ग्स की। और मुझे याद है जनवरी का महीना था, कोविड पीक पर था, लेकिन मैं कहता हूँ भर गया था जगह, लोग गेट से बाहर खड़े हुए थे। और हमने तो लोगों को वैसे ऑनेस्टली बुलाया भी नहीं था, और हमने कोई इवेंट पेज भी नहीं बनाया था फेसबुक पे, नो हमने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन वो इतना फैला था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं और दानियाल हम लोग कहते हैं यार हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का मूवमेंट चल रहा है। बेसिकली मन अटकिया के पीछे हमने प्लान ये किया था कि उससे पहले हमने एक निन्न शिविच लाइव फ्रॉम जैम रूम रिलीज़ किया, मन कुंतो मोला, इसी तरह जैम रूम से वीडियो। तो कोविड थोड़ा सा आप समझो कि हालात बेहतर हुए थे, रेस्टोरेंट्स खुले थे, थोड़े केसेस नीचे आए थे, आपकी हमारी एक वेव जो है वो चली गई हुई थी। तो उस टाइम पे हमने ये डिसाइड किया था कि यार दिस इज़ द टाइम, अब हमने सिर्फ गाना नहीं निकालना, हमने इसको एक प्री हाइप देनी है, हमने इसका एक लॉन्च इवेंट करना है, हमने इस चीज़ को एक ब्रांड की तरह लेके चलना है कि यार एक क्योंकि एक बड़े अरसे से गाना धूल ने भी गाना नहीं निकाला हुआ था, और वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर गानों का जो फ्लो था वो कम हुआ था। उसके मेरे ख्याल से कुछ अरसा पहले ही वेलो आया था, वेलो उस टाइम पे हम वेलो के बाद आ गए थे हमारा, हम वेलो के बाद हमने निकाल, मतलब बैंड्स ने गाने अपने निकालना ऑलमोस्ट जो थे वो कम किए थे। तो वो एक हमारा मकसद मेनली मन अटकिया में ये था कि यार हमने जो एक कमरों के अंदर से एक जैम रूम फील जो है उससे बाहर निकलना, तो ये बेसिक मकसद हमारा मन अटकिया। बेहतरीन। अच्छा, अब दिस कमिंग टू द एंडिंग पार्ट, कलंदर आप लोगों का, जैसा मैंने मेंशन इन द स्टार्ट, कलंदर वाज नॉमिनेटेड फॉर शान पाकिस्तान बेस्ट सॉन्ग alongside Strings and Rosen. How was that feeling? यार हम लोगों को ना मेल आई थी रात को सुबह के 3 बजे, पता ही नहीं था शान पाकिस्तान हो रहा है। हमने कहा ठीक है हो रहा है, क्योंकि एक साल पहले भी हमें शायद लगा था कि हम लोग जा रहे हैं प्ले करने वहाँ पे, लेकिन हम लोग बहुत लेट हमारी एंट्री हुई थी। इस साल हमें नहीं पता, हमने जाना ही जाना, हमने बात भी नहीं की, कोविड चल रहा था। एक दिन रात को ना 2 बजे मेल आई धूल के ऑफिशियल पे ना ईमेल एड्रेस पे, मैं पढ़ रहा, इतनी लंबी मेल, ठीक ठाक लेंथ की मेल, पैराग्राफ लिखी हुए, आप लोग ये आई स्वेयर मुझे लगा था कोई मजाक कर रहा है, बड़ा यस करके हमारे साथ। मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुम भाई पढ़ लो एक दफ़ा जाके, किसी ने कुछ लिखा है। वो तो जब हमने उस चीज़ को हमने एज अ फन नहीं लिया था कि किसी ने कोई प्रैंक प्ले बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो पढ़ते नीचे लिखा आर्टिस्ट के नाम है, कौन जज है क्या, हमने कहा ये तो सब कुछ सीन सही चल रहा है। उसके बाद मुझे याद है कि उसके बाद कुछ लोगों ने ना अपनी उसी वो जो उनको जो ईमेल आई थी ना उसकी तस्वीर खींच के ना अपने फेसबुक पे लगा दी। हमने कहा भाई ये ना हमें मिस कराएंगे, और कुछ लोगों को करवाया भी उन लोगों ने इस तरह सीन कि भाई फारग हो जाओ। हम लोगों को उसके बाद जब हम लोग को नॉमिनेशंस आते हैं ना, जो नॉमिनेशन जब आए, जब वो आया ना सामने, हमने कहा ये तो केवल, और कलंदर हमारा फर्स्ट सॉन्ग था, हमारा ओरिजिनल कलंदर हम लोग जब पेप्सी से आए थे, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि यार हम लोग इस्लाम पिंडी के लोग, हम लोगों ने ना किसी से कहा हमें प्लीज़ नॉमिनेट करें, ना हमने कहा हमें प्लीज़ बुलाएं, हमें प्लीज़ प्ले करवाएं। वो खुद ब खुद ही जब वहाँ पहुँची तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा कंटेंट सब लोग सुन रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान सुना जा रहा है। तभी कराची से इतने बड़े बड़े लोगों ने जो है, जिसमें टीना सानी थी जजेस में, और आपके फ्यूजन का वोकलिस्ट शफकत अमान अली वो थे जजेस में। ज़ाहिर उनके सामने चीज़ आई है तो उन्होंने अप्रूव किया ना, क्योंकि नॉमिनेशन डालो। फिर नॉमिनेट आप किन लोगों के साथ हो रहे हो जिनको आप सुन के बड़े हो। स्ट्रिंग्स तो एक एक फिनोमिनल बैंड है, लाइव एक्ट्स के अंदर उनके गाने ये वो 90 से चल रहा है, आप उनके साथ खड़े हुए नॉमिनेशंस में, तो वो एक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ज़िंदगी, जो कि मतलब मैं कभी भी नहीं उसको भूल सकता। और आई थिंक वो कोविड के बीच में आया था जब आपके मोराल वैसे ही थोड़े से डाउन नीचे आए थे, तो वो काफ़ी मोराल बूस्ट की तरह से अच्छी हैप्पीनेस की फील आई होगी। बहरहाल आई थिंक दिस इज़ द एंड। बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग आए, और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, और आप लोग आए, हम लोगों ने गप लगाई, और नाउ वी नो योर जर्नी, योर आइडिया, योर फिलोसफी ऑफ योर म्यूजिक एंड योर स्पेसिफिकली योर जॉनरा सूफी। आई वुड लाइक यू गाइज टू फॉलो देम ऑन देयर इंस्टाग्राम, ये भी आ रहा होएगा, और हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी फॉलो करें। जस्ट कमिंग टू द एंड, कोई मैसेज दोगे आप लोगों को, बच्चों को, नए बच्चों को, कि कुछ भी करना चाहते, बी दैट एनी म्यूज़िक, एक्टिंग, कोई एंटरप्रेन्योरल को उन्होंने कुछ करना है, वेंचर करना है?
आई थिंक मैसेजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर आपने ज़िंदगी में करनी है, अगर आप उसको मकसद की तरह करेंगे, अगर आप उसके अंदर उसको एम की तरह, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि यार मेरा प्रोफेशनली या किसी भी तरह से मेरा ज़िंदगी में मकसद क्या है, और आपका जो भी प्रोफेशन है या आपका जो भी पैशन है, उसको जब तक आप मकसद नहीं बनाएंगे, वो आपके साथ, आप मकसद के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा। आपको ख्वाबों में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। हमारे जिससे हमने शुरू किया था उस वक्त ना इतनी वो नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी आर्ट्स की। आई गेस कि अब वक्त आ गया है कि सारे लोग एक्टिंग, वो वाली बात, म्यूज़िक इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो कि जो लोग एक्टिंग करें, म्यूजिशियन बन गए, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। टाइम लगता है। डू नॉट रश इनटू थिंग्स एंड स्टे ऑन योर ग्राउंड जब तक आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती, और हासिल हो भी जाती है तो अल्लाह का वास्ता है उसको सर पे ना चढ़ाओ, ताकि कामयाबी आपको मिलती जाए। प्लीज़, दैट्स इट। बिल्कुल बेहतरीन आप लोगों ने इसको अपने ब्रीफली इसको अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब किया। मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा टू एंड दिस ऑन दिस नोट के लेट एवरीवन नो व्हाट यू वांट टू डू, ताकि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए टू मेक इट सक्सेसफुल। अगर आप लोग चुप चुप के करोगे कि बस ठीक है, दैन जो मार्जिन होता है कि आप ना निकल जाओगे उस चीज़ से। कमिंग टू द रेगुलर स्टफ, कन्वेंशनल स्टफ, आप उसको दुनिया को बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ, जब आप अपनी इज़्ज़त बेइज्जती का मामला बनाओगे और उसको सक्सेसफुल करने की तरफ निकलोगे और उसको मेक श्योर करोगे मैं सक्सेसफुल हूँ उसमें। तो दिस इज़ द पॉडकास्ट एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड कमेंट बिलो इफ जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो आपको पसंद आया, जो आपको नहीं भी पसंद आया, वी विल टेक दैट फीडबैक। दिस इज़ अ लाफ फ्रॉम मी। थैंक यू।